तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ द लेसन क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 8 चैप्टर्स का नाम क्वाड्रिलेटरल्स है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं हम वो डिस्कस करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें क्वाड्रिलेटरल्स होने के लिए जरूरी हैं, ये सारी की सारी चीजें आप 8th क्लास के अंदर भी कवर कर चुके हो, ठीक है। लेकिन 9th क्लास के अंदर वो सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमें बस क्या पढ़ना है, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके अंदर लगने वाली थ्योरम्स हैं, हमें वो चीज समझनी है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स को हमें आइडेंटिफाई करना नहीं सीखना है, वो 8th क्लास के अंदर आप सीख चुके हो, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसकी क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स बनते हैं वहां पे, और उनकी क्या होती है, 4 वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। अगर सो लेट्स सपोज, देखो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, एक साइड ये है, ठीक है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है। सो 4 साइड्स हो रही हैं यहाँ पे। क्या 4 एंगल्स भी बन रहे हैं? हाँ, देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो 4 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। क्या 4 वर्टेक्स बन रही है? एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक वर्टेक्स यहाँ पर है और एक वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो फिगर है हमारे पास में, ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब देखो, कोई एक सीधी लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहां पर मैंने इसके 4 वर्टेक्स बना दिए हैं, ये ठीक है, क्या बना दिए, 4 वर्टेक्स बना दिए हैं, ठीक है। तो 4 वर्टेक्स तो हो गई है, 4 वर्टेक्स हो गई है यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर 4 साइड्स हैं, क्या यहाँ पर 4 एंगल्स हैं? एंगल्स तो यहाँ पर एक भी नहीं है ना, एक भी एंगल्स नहीं। हाँ, इसको आप 180 और 180 भले ही बोल सकते हो, लेकिन ये कोई एंगल नहीं है, ना ही ये कोई एंगल है, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, यहाँ पे 4 वर्टेक्स तो है, लेकिन 4 यहाँ पर एंगल्स नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा ये, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, ठीक है, यहाँ पर आपने एक वर्टेक्स और बना दी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 साइड्स, तो पहली साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही, यहाँ पे कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है, लेकिन वर्टेक्स यहाँ पे 4 हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर 4 एंगल्स हैं, क्या यहाँ पे 4 साइड्स है? नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये भी नहीं है क्वाड्रिलेटरल, ये भी नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर में आपको फर्क तो पता लग ही गया होगा, क्या होनी चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ साथ आप ये चीजें समझ लो क्या क्या क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अलावा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, और रोम्बस, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, ये 4 तो हो गए क्वाड्रिलेटर। इसके अलावा देखो ट्रेपीजियम भी है एक, ठीक है, ट्रेपीजियम में 4 साइड्स होती है, 4 वर्टेक्स होती हैं और 4 ही एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई काइट की शेप का कोई एक फिगर है तो वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये तो होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर पैरेललोग्राम वाली जो चीजें हैं, तो कौन कौन सी चीजें पैरेललोग्राम होती है, वो चीजें और समझ लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे तो क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास में। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब 4 साइड, ठीक है, इन सभी के अंदर 4 साइड्स हैं, और ये तीनों चीजें यहाँ पर फॉलो होती हैं, 4 साइड, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स, ठीक है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर क्या चीज पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के ऊपर फोकस करो, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम क्या क्या चीजें हैं, स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, ठीक है। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, ना ही काइट एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, बस ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर पैरेललोग्राम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, वो कितने होते हैं, उनका सम कितना होता है, 1
80 डिग्री इंटू 2। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, आप आगे फॉर्मूला भी कर सकते हो, आपने शायद 8th क्लास के अंदर फॉर्मूला भी सीखा होगा। ठीक है, किसी भी एक पॉलीगन जो होता है उसकी सारे एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कोई एक हमारे पास में एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर कितने सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप 180 डिग्री कैसे निकाल सकते हो, n-2 इंटू 180। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या होता है, साइड्स। ठीक है, तो एक ट्राइंगल्स के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 3। तो n की जगह रख देते हैं, देखो यहाँ पे 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, सो 3 में से 2 जाएंगे, बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 180 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल्स का निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो अगर 4 साइड्स होती है तो आप n की जगह क्या रखोगे, 4। तो 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 180। देखो 4 में से 2 जाएंगे, बचेगा 2, 2 की मल्टीप्लाई आप 180 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 360। यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे भी पॉलीगन्स का निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो कोई एक पॉलीगन से उसके अंदर 5 साइड्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स बन रही है, तो इसके सारे एंगल्स का, इसके अंदर 5 एंगल्स बनेंगे, पांचों एंगल्स का सम कितना होगा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसकी 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में से 2 माइनस होएगा, बचेगा 3, 180 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे सो 540। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है, और आगे इसके अंदर जो थ्योरम्स हैं अब वो समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो क्वाड्रिलेटरल्स हमें सीखने हैं 9th क्लास के 8th चैप्टर के अंदर, वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, सो पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें सीखनी है। जो डायगोनल्स हैं वो उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है, तो उनको एक एक करके थ्योरम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहली थ्योरम है वो हमें क्या बोलती है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, लेट्स सपोज ए बी सी डी, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है। ए सी क्या है, इसकी एक डायगोनल्स है। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समझ रहे हैं, तो इसको क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बोलते हैं, इसको पैरेललोग्राम ही बोलते हैं। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगी, इसकी डायगोनल हो जाएगी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ए डी सी और ए बी सी, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं, एक डायगोनल्स के बन जाने से दो ट्राइंगल बन गए हैं, तो वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखो इसको, अब आप ध्यान से देखो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, तो लाइन ए बी पैरेलल होगी किसके, लाइन डी सी के, और लाइन ए डी पैरेलल होगी लाइन बी सी के। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ए सी क्या हो जाएगी, इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको प्रूफ दिखाऊं, तो देखो लाइन ए बी पैरेलल होगी किसके, लाइन सी डी के। ठीक है, और लाइन ए डी पैरेलल होगी किसके, लाइन बी सी के। ठीक है, ये चीज तो पक्की है यहाँ पर कि दो लाइंस हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, अपोजिट लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है, और यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगी, इनकी ट्रांसवर्सल। ठीक है, एसी होगी इनकी क्या, ट्रांसवर्सल। अब देखो जब एसी ट्रांसवर्सल हो गई है और दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज लगाते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, अगर मैं बोलूं कि लाइन डीसी और एबी जो है वो पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो छोटी सी, ये होगी लाइन डीसी और ये होगी पैरेलल लाइन
ए बी, ये बन गई मान लो इसकी ट्रांसवर्सल। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, डी सी ए। तो डी सी ए यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है किसके, बी ए सी के। बी ए सी यहाँ पे फिगर में कौन सा है, बी ए सी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। लेकिन एक और एंगल बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो लाइन एडी और बीसी क्या है, ये भी क्या है, पैरेलल है। तो मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। तो मैं ये दोनों बना देता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारा एडी, ये एडी हो गया। यहाँ पे बीसी भी बना लेते हैं, बीसी, और ये जा रही है इनकी ट्रांसवर्सल। तो देखो लाइन एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, तो एसी हुई उनकी ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये एंगल कौन सा है, डी ए सी। डी ए सी यहाँ पे ढूंढो कौन सा है, डी ए सी, ये वाला एंगल है ये। ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के। और ये एंगल कौन सा है, बी सी ए। तो बी सी ए ढूंढो यहाँ पर कहाँ है, बी सी ए, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिगर के अंदर भी डायरेक्ट कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि अल्टरनेटिव इंटीरियर प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैंने अलग से समझाया। ठीक है, दो दो लाइंस को पैरेलल बनाया है सो दैट और अच्छे से क्लियर हो। अब देखो मैं दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल बना दी जाए तो वो एक डायगोनल उसको दो दो ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, और वो दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे उस पैरेललोग्राम के अंदर दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही कर देते हैं। देखो क्यों होते हैं, तो मैं पहले ले लेता हूं ए डी सी ट्राइंगल और ले लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी तो आपने 9th क्लास में भी पहले सीखी होगी ना, चैप्टर नंबर 6 से 7 ट्राइंगल्स, उसमें सीखी होगी ना अभी फर्स्ट टर्म के अंदर, हाफ ईयरली वाले एग्जाम के अंदर था वो सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लगा सकते हैं। पहला देखो एंगल डी ए सी इक्वल होगा किसके, बी ए सी के। सो डी ए सी इक्वल होगा किसके, बी ए सी के। ठीक है, दूसरी चीज कौन सी इक्वल हो जाएगी, देखो लाइन ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है। सो ए सी एंड ए सी क्या है, कॉमन है। तो पहले इसके भी लिख देते हैं ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, एसी और एसी तो यहाँ पे कॉमन हो गई। ठीक है, तीसरी चीज देखो एक और ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के। सो डी सी ए इक्वल है बी ए सी के। ठीक है, डी ए सी, अच्छा बी ए सी मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो बी सी ए होना चाहिए ये, इसको सही कर देते हैं, बी सी ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब कर देते हैं ये वाला एंगल, एंगल ये और एंगल ये दोनों इक्वल है। सो डी सी ए और बी ए सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो डी सी ए इक्वल होएगा बी ए सी के। ठीक है, ये भी क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अल्टरनेटिव क्यों होगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, और ए सी क्या है, उनकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, देखो तो एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। तो देखो हो गया ये प्रूफ के दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, 8.2 थ्योरम बोलती है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं,
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अंदर। तो अगर मैं इसी पैरेललोग्राम की बात करता हूं, देखो अगर मैंने ये निकाल दिया कि ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल्स की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइन डीसी और लाइन एबी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, बाय सीपीसीटी ये वाले ट्राइंगल्स की, एडीसी की और एबीसी की, ठीक है। सो डीसी लाइन एबी के पैरेलल हो जाएगी, यहां पर देखो लाइन डीसी इक्वल हो जाएगी किसके, एबी के। पैरेलल तो है ही, खैर पैरेललोग्राम है, लेकिन इक्वल की बात हो रही है, ठीक है। सो डीसी लाइन एबी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। और लाइन एडी जो है वो बीसी के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर दिए हैं तो इनकी तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होंगी। तो दूसरी चीज क्या है कि एडी इक्वल हो जाएगा बीसी के, ठीक है, और ये दोनों चीज क्यों होंगी, सीपीसीटी, ठीक है। सो 8.2 थ्योरम को आप यहाँ पे ये ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है इसलिए ये थ्योरम बनाई गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अब आगे की जो थ्योरम्स है उनको समझते हैं, क्या बोल रही हैं थ्योरम्स। सो 8.3 थ्योरम बोलती है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब जो अपोजिट साइड्स है किसी क्वाड्रिलेटरल्स की, ये क्वाड्रिलेटरल से मान लेते हैं, अब वैसे तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स पे, ठीक है, चार साइड्स हैं। तो अगर इनकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है, तो क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम ये बोलती है। दूसरी 8.4 थ्योरम क्या बोलती है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो आप इन सब चीज को प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है, आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आप एंगल लोगे ए डी सी और ए बी सी, जो कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, इसके, होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल इसके इक्वल है ऑलरेडी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ठीक है। अब मान लेता हूं ये वाला एंगल आ गया, मान लेते हैं लेट्स सपोज 100 डिग्री आ गया, तो ये भी 100 डिग्री होगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी, क्योंकि हम ऊपर वाले ट्राइंगल्स को नीचे वाले ट्राइंगल्स के साथ में क्या प्रूफ कर चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। मान लेता हूं ये हैगा लेट्स सपोज 50 है ये, तो ये भी 50 होगा, है ना। तो अगर ये 100 है ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30, क्योंकि एक एंगल्स का, एक ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो थ्योरम क्या बोल रही है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो देखो एक तो एंगल ये है और इसके अपोजिट क्या है, ये एंगल डी और एंगल बी क्या है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ये होते हैं, ठीक है। मतलब अपोजिट एंगल होने का मतलब क्या है, जैसे एंगल डी किससे बन रहा है, सी डी साइड और एडी साइड से, ठीक है। एंगल डी किससे बन रहा है, सी डी और एडी। अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, जो ना ही सी डी साइड से बने ना ही एडी साइड से बने। तो देखो एंगल बी है जो ए बी और सीबी से बन रहा है, ठीक है, यानी कि सीडी का और एडी का कोई भी रोल नहीं है एंगल बी को बनाने में, ठीक है। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो ये तो दोनों इक्वल है ही, ठीक है, बाय सीपीसीटी रूल। क्या एंगल सी और एंगल ए भी इक्वल हो सकता है, हाँ ये भी दोनों इक्वल है। देखो 50 और 30 80, 30 और 50 80, तो एंगल ए जो है वो पूरा कितना हो जाएगा 80, और एंगल सी कितना हो जाएगा पूरा, ये भी 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सीपीसीटी रूल की मदद से अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम निकाल लोगे कि दोनों के दोनों इक्वल है, जो कि पैरेलल अल्टरनेटिव इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी से भी निकल रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी से भी निकल रहा है, फिर आप जब इनको ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा कि एंगल ए और एंगल सी भी क्या है, पूरा का पूरा एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल, सो जो थ्योरम 8.4 है वो यही बोलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम समझते हैं 8.5। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अंदर each pairs of opposite angles is equal then it is a parallelogram।
ठीक है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब ये 100 है और ये 100 है, ये 80 और ये 80, बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल्स है। अभी ये चीज नहीं पता कि वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स तो देखो बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी अभी, ठीक है। काइट्स भी, ट्रेपेजियम भी, ठीक है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। चार साइड से ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे मैं आपको बनाऊं, ठीक है। देखो चार साइड्स हैं, 1 2 3 4, चार एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। चार एंगल्स बन रहे हैं, चार वर्टेक्स बन रही है, 1 2 3 4, ठीक है, चार वर्टेक्स बन रही है। तो ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। और भी कई शेप्स हो सकती हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम। तो अगर किसी एक क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है और उसके अंदर अपोजिट एंगल्स गिवन, अपोजिट एंगल बताए गए हैं कि दोनों इक्वल्स हैं, तो भी क्या है, वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो थ्योरम 8.5 जो है वो यही बोलती है। थ्योरम 8.6 समझते हैं अब। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर देखो कोई एक पैरेललोग्राम है, उसकी जो दोनों डायगोनल्स बना दी जाए, अगर ये वाली डायगोनल्स भी बना दी जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर इसको मान लेता हूं मैं मिड पॉइंट, जहां पर ये बाइसेक्ट कर रही है, सो ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस और सी से लेके ओ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। और डी से लेके ओ तक का डिस्टेंस और बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। तो ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो समझते हैं। थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि इसका उल्टा ही है, ठीक है। बेसिकली आप थ्योरम भी समझ रहे होगे, एक दूसरे की उल्टी चल रही है, ठीक है। कैसे चल रही है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें नहीं पता कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है, हमें नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि जो इनकी डायगोनल्स है, लाइक ए सी और बी डी, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हैं। तब क्या होगा ये, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आप इस चीज को भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आप ट्राइंगल ले लो, जैसे आपने, तो आपने क्वाड्रिलेटर बनाया ए बी सी डी, आप ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो डी ओ सी और बी ओ ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, यानी कि डी ओ और बी ओ इक्वल है, ए ओ और सी ओ इक्वल है। बस इतनी चीज इक्वल गिवन है, ठीक है। लेकिन आप यहां से भी सीपीसीटी रूल लगाकर इस चीज को प्रूफ कर सकते हो कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो पहली चीज क्या इक्वल हो जाएंगी, अगर आप ट्राइंगल ले लो डी ओ सी और बी ओ ए, तो देखो क्या क्या चीज इक्वल है, लाइन डी ओ बी ओ के इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज ए ओ सी ओ के इक्वल है, गिवन है ये दो चीज। तीसरी चीज देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। सो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि लाइन डीसी और लाइन ए बी, ये भी दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसे ही आप ये वाला ट्राइंगल ले लोगे, अगर डी ओ ए और बी ओ सी, तो इसके अंदर भी यही सेम सेम रूल लगाओगे यही, ठीक है। एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो एडी और बीसीबी लाइन इक्वल आ जाएंगी एक दूसरे के। तो अगर अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, अगर अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। अभी हमने पढ़ा ना थ्योरम 8.2 के अंदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सारी की सारी जो थ्योरम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। आपको देखो स्टूडेंट, अभी तक जो अपन ने थ्योरम समझी हैं, जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनके ऊपर बेस कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, एक रेक्टेंगल है, उसके हर एक एंगल क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है ये बोला गया है। तो मैं मान लेता हूं कि एंगल एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल जिसके अंदर एंगल ए क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है। एंगल ए क्या है, राइट एंगल है। तो सबसे पहले तो देखो रेक्टेंगल के बारे में आप एक चीज समझ लो, रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है।
ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि अपोजिट साइड भी क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम क्या क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पर, सो लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल A क्या है, 90 डिग्री है। अब अगर ये रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि तो हम बोल सकते हैं कि लाइन DC और AB क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो AB पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि AB पैरेलल है किसके, DC के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन AD और CD क्या हो जाएंगी, इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। ठीक है, सो या फिर पहले AD को लिख लेते हैं, AD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये भी हो सकती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, BCB क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो AB और DC पैरेलल है एक दूसरे के, और पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। तो देखो, अगर एंगल A को हमने 90 माना है, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल B निकाल लेते हैं। ठीक है, या एंगल D निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई एक निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर अगर लाइन DC और AB दोनों क्या है, पैरेलल है, तो AD क्या हो जाएगी, इनकी ट्रांसवर्सल। और अगर AD ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, है ना। ये तो प्रॉपर्टी होती है, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यहां पर ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और पूरा भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो। तो एंगल ये तो देखो 90 है ही, उस 90 को उठा के यहां पर ले आओ, माइनस का कर दो। सो एंगल डी कितना आ गया, यहां से 90 आ गया। अब एंगल डी अगर 90 आ गया, तो एंगल बी भी 90 आ जाएगा, क्योंकि एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल बी के। और ये भी कितना आ जाएगा, फिर 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो, सारे एंगल 90 डिग्री आ गए, एंगल ए सी बी डी चारों के चारों क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल हो जाता है एंगल सी के, और एंगल डी इक्वल हो जाता है एंगल बी के, और ये चारों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इजी था। आप देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। तो देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर सेकंड समझते हैं क्या है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है, उसकी जो दोनों डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, मींस क्या करती है, परपेंडिकुलर करती है, बाइसेक्ट नहीं करती, परपेंडिकुलर करती है। बाइसेक्ट तो वो ऑलरेडी करती है, हम थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि एक क्या होता है, किसी एक पैरेललोग्राम के अंदर जो उनकी दोनों डायगोनल्स होती है वो दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी 90 बनता है और यहाँ पे भी 90 बनता है। ठीक है, या फिर चारों के चारों 90 बनते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर आप एक भी 90 प्रूफ कर देते हो, एक भी, तो उसका मतलब क्या है, वो चारों भी क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट वाली चीज से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं पहला ट्राइंगल ले लूं AOD, सबसे पहली चीज तो क्या है, रोम्बस है, तो आप एक चीज तो ध्यान में रख लो कि चारों साइड्स आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डायगोनल्स है वो दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि ये वाली डायगोनल्स हो जाएगी इसके इक्वल, और ये वाली डायगोनल्स हो जाएगी इसके इक्वल। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई है। अब देखो, आप ट्राइंगल ले लो AOD और COD ले लो। ठीक है, AOD और COD ले लो। इस दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल इक्वल करने का तरीका, ये एंगल इक्वल करने का मोटिव क्या है,
AOC क्या है, यानी कि AC क्या है, एक लाइन है, और अगर ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 180 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 90 होना चाहिए और ये भी 90 होना चाहिए, तभी दोनों मिलाकर क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो इसलिए मैं दोनों एंगल ले रहा हूँ ये वाले। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। सो एन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, पहली चीज क्या हो जाएगी, देखो AD इक्वल हो जाएगा किसके, AD इक्वल हो जाएगा किसके, CD के। ये चीज क्या है, गिवन, गिवन भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल्स होती हैं। दूसरी चीज क्या इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो AO और CO ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, AO और CO दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, या फिर ये लिख दो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थ्योरम में पढ़ा है अपन ने। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, देखो एंगल जो साइड है DO और DO दोनों में ही आ रही है। ठीक है, या फिर OD लिख देते हैं, OD एंड OD ये क्या है, कॉमन है, दोनों में ही आ रही है। तो तीन चीजें तो यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स की मदद से, यानी कि कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड से साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल COD के बाय साइड 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 रूल। ठीक है, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो एंगल AOD और COD दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय CPCT। सो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COD के। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करता हूँ लाइन AC की, तो AC एक लाइन है, यानी कि लाइंस के एक साइड बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसके एक साइड पे कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं, AOD और COD, यानी कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल AOD प्लस एंगल COD दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर है, यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब आगे समझते हैं यहाँ पर AOD और COD। तो COD की जगह वापस AOD लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना, दोनों की वैल्यू सेम है। इस AOD को 2AOD लिख देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको डबल हो जाएगा AOD का। इस 2 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसको काट देगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली AOD की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, 90 डिग्री। अगर AOD 90 डिग्री आ गया तो COD भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो ये इक्वल है किसके, COD के। सो COD की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट वाली थ्योरम अगर लगाएंगे हम, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको सारे के सारे 90 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक 90 प्रूफ कर दो। तो इसका मतलब क्या है, हैंस डायगोनल्स आर perpendicular to each other। ठीक है, यही चीज यहाँ पे प्रूफ करनी थी हमें। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो स्टूडेंट आप समझते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या बताया गया है मैं आपको समझा देता हूँ कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर लाइन AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके दिमाग में आते ही ना, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी आपको रिवाइज हो जानी चाहिए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल B और एंगल C दोनों क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रेड रेड वाले आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई गई है कि जो डी एक ऐसा पॉइंट है कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पी ए सी, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी का। ठीक है, जो डी पॉइंट है वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिन बच्चों को नहीं पता वो मैं आपको समझा देता हूं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे मान लो आपने कोई ले लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं 50, ये मान लेते हैं 70 और ये मान लेते हैं 60। ठीक है, लाइन बीसी को आगे तक एक्सटेंड करा गया पी पॉइंट तक। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ रहा है। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखो बीसी लाइन आगे तक एक्सटेंड हुई है तो ये क्या है, बीपी क्या होगी, एक लाइन होगी। अगर लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, और लीनियर पेयर होंगे तो उसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर ये ऑलरेडी 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा कि नहीं होगा, 120। अब आप एक चीज यहाँ पर ना, एक प्रॉपर्टी बनती है, वो क्या है मैं बताया, तो देखो ये 120 है ना, तो आप इन दोनों का सम देख लो, 120 है, 50 और 70 क्या है, 120 है ना, है कि नहीं। यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो अंदर वाले जो दोनों एंगल्स हैं, जिस चीज का एक्सटीरियर है, अगर एक्सटीरियर ये है तो उसका इंटीरियर क्या होगा, 60। तो इसको छोड़कर जो बाकी के दोनों एंगल बन रहे हैं, उन दोनों एंगल्स का सम उस एक्सटीरियर एंगल्स के सम के इक्वली होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, लाइन ए बी ए को आगे पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो इस पूरे एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर क्या होगा, ये होगा इंटीरियर। ठीक है, सो इस इंटीरियर को छोड़कर बाकी की दोनों एंगल्स हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए सी के इक्वल होगा, यानी कि एक्सटीरियर के। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज काम आने वाली है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हाँ, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोला गया है। सो अब यहां तक आपको चीज समझ में आ गई है, डी पॉइंट जो है वो पी ए सी को बाइसेक्ट करता है, ये भी चीज समझ में आ गई है। डी एक ऐसा पॉइंट है कि अगर उसको सी के साथ में ज्वाइन कर दिया जाए तो सी डी लाइन और ए बी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल है। फिगर 8.8 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग तो शायद ये फिगर 8.14 था। हमें क्या प्रूफ करना है कि डी ए सी ये वाला एंगल इक्वल है बी सी ए के, इसके। ठीक है, सो प्रूफ कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहां पे सबसे पहले एक दो चीजें लिख लेते हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं, एंगल बी, या फिर पूरा लिख लेते हैं ए बी सी। एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी के। ठीक है, क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ equal opposite sides, equal opposite sides are equal। ठीक है, क्योंकि लाइन ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, cos ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो अभी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट बताने की कोशिश रहती है मेरी। हाँ, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक भी पॉइंट आपके दिमाग से स्किप ना हो, आप एक एक पॉइंट्स को समझो मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन जितना मुझे आता है मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, पी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, पी ए सी के इक्वल होगा। और पी ए सी क्यों इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए सी के। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां तक चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, हमें देखो क्या इक्वल चाहिए, बी सी ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल चाहिए, इस वाले के। तो आपको इस वाले एंगल की तो जरूरत पड़ने वाली है, तो इस वाले एंगल को भूल जाओ, यानी कि एंगल बी की जगह एंगल सी लिख दो। यानी कि देखो एंगल बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए सी बी। ठीक है, तो ए बी सी की जगह क्या लिख देते हैं हम, ए सी बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू पी ए सी। इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करके क्या आ जाएगा, टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू पी ए सी। ठीक है, अब पी ए सी पे फोकस करो, देखो ए सी बी तो मिल गया उस तरफ। ठीक है, दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, डी ए सी, ये लिखा हुआ डी ए सी और बी सी ए। ठीक है, सो बी सी ए तो हमने यहाँ पे लिया है, हमें क्या लेकर आना, डी ए सी। तो डी ए सी आया है क्या, नहीं, पी ए सी आया है। तो डी ए सी कैसे आएगा वो सोचो, ठीक है, जुगाड़ लगाओ कैसे आएगा डी ए सी। ध्यान से देखो, एंगल डी जो है वो पूरे के पूरे पी ए सी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। तो PAC को वो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि PAD इक्वल होगा DAC के। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं PAC, PAC क्या क्या हो सकता है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं PAD इक्वल होगा किसके, एंगल DAC के, DAC के। ठीक है, क्यों होगा, ये चीज गिवन है, शॉर्ट में लिखना है तो गिवन, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखोगे कि एडी बाइसेक्ट पीएसी। ठीक है, एडी बाइसेक्ट पीएसी, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो पीएडी और डीएसी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, पीएसी के। पीएडी और डीएसी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, पीएसी के। ठीक है, सो पीएडी प्लस एंगल डीएसी का सम किसके इक्वल होगा, PAC के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, PAD की तो हमें जरूरत है नहीं, हमें किसकी जरूरत है, DAC की। तो DAC को रहने देते हैं और PAD की जगह क्या लिख देते हैं, DAC। ठीक है, सो DAC प्लस DAC इज इक्वल टू एंगल PAC। ठीक है, DAC और DAC कितना हो जाएगा, 2DAC इज इक्वल टू PAC। अब देखो PAC की वैल्यू यहां पर भी है, PAC की वैल्यू यहां पर भी है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पर PAC की जगह क्या लिख देते हैं, 2DAC। ठीक है, PAC का मतलब यहाँ पे 2DAC आ गया है ना, तो PAC की जगह ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो 2ACB इक्वल्स लिख देते हैं 2DAC। ठीक है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से यहां से ये 2 कट जाएगा इससे। ठीक है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई का है, तो एक 2 को इधर लेकर आओगे डिवाइड का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बच गया यहाँ पर, ACB और DAC। क्या यही प्रूफ करना था कि ACB इक्वल है किसके, सॉरी यहाँ पर है, हाँ, ACB इक्वल है DAC के। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है, BCA लिखो या ACB लिखो, एक ही बात है। ठीक है, बीच में एंगल C आना चाहिए। सो ये तो हो गया देखो प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है। क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है, या फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो क्या चीज ऐसी कितनी सारी चीजें जिनसे आप प्रूफ कर सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन कौन सी चीज इजिली प्रूफ हो जाएगी। देखो एक हिंट पहले से दे रखी है कि लाइन AB और लाइन DC जो है वो पैरेलल है, ये गिवन है। ठीक है, AB और DC यानी कि AB और CD दोनों पैरेलल है।
तो ये ज्यादा आसान रहेगा कि आप बाकी की जो दो लाइन है उन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दो। देखो पैरेलल प्रूफ करने का कितना आसान तरीका है। आप ये चीज पहले ही प्रूफ कर सकते हो कि पहले ही प्रूफ कर चुके हो डी ए सी और बी सी ए, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। आपको नहीं लगता लाइन एडी एक निकल रही है, एक लाइन निकल रही है बीसी और एक लाइन एसी निकल रही है, और ये वाला एंगल जब इक्वल है तो ये कौन सा पेयर बना रहे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ये दोनों पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे निकल रही है, एक लाइन ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, ये इसका इक्वल है। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ये पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि एसी हो जाएगी ट्रांसवर्सल और एडी और बीसी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, ट्राइंगल एसीबी, एंगल एसीबी, ट्राइंगल नहीं है ये एंगल है, और डी ए सी इक्वल फाउंड अबव, ये चीज हम फर्स्ट पार्ट के अंदर फाउंड कर चुके हैं। ठीक है, सो दे आर मेकिंग पेयर ऑफ, they are making pair of alternative interior angles, they are making pair of alternative interior, so line AC is, line AC is a transversal, transverse and line AD पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। ठीक है, तो AD और पैरेलल, AD पे पैरेलल होगी किसके, BC के, और CD और AB ऑलरेडी पैरेलल गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB और लाइन CD ऑलरेडी पैरेलल गिवन थी, AD पैरेलल हो चुकी है BC के यहाँ पर। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं क्या, सो वी कैन से ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ये था एग्जांपल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो देखो स्टूडेंट, अब एग्जांपल नंबर 4 को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। दो पैरेलल लाइंस है L और M, M लाइंस और N लाइंस, दोनों क्या है, पैरेलल है। एक कोई लाइन P है, वो क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या होने वाला है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल इक्वल होगा किसके, इस पूरे एंगल के, होगा कि नहीं होगा, हाँ। ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, क्या बोला गया है कि इन दोनों, इन चारों एंगल्स के क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। जैसे ये वाला जो एंगल है, इसका एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, ए बी। ठीक है, और एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है, बी सी, और ये वाले एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है, एंगल सी डी, और इस वाले एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, एंगल लाइन ए डी। ठीक है, तो ये सारे बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स है मतलब क्या है, दोनों इक्वल पार्ट्स में, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, और ये भी दोनों इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि सारे चारों के चारों एंगल जो है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या करो, इन सबको दे दो नेम। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, इनको दे देता हूं मैं नाम। अब देखो एंगल पी ए सी, ठीक है, पहली चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, एंगल पी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ठीक है, और एक चीज ध्यान से देखो, एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल
टू के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि बी ए जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? दोनों इक्वल होएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ये दोनों बाइसेक्टर्स और इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरस बनता है, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ये क्वाड्रिलेटर क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर देखो मुझे किस किस चीज की जरूरत है? एक तो मुझे जरूरत है एंगल 2 की और एंगल 3 की, एंगल 6 और एंगल 7 की। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है, अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है, तो मुझे एंगल 2 3 6 7 यही दोनों इसके अंदर है, तो मुझे बस इन दोनों की ही जरूरत होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों की जरूरत है मुझे बस। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि एंगल 2 और एंगल 3 और 6 और 7 इन चारों एंगल्स को मैं साथ में लेता हुआ चलूं आगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, आप इसको और कैसे लिख सकते हो? एंगल पी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 की जगह क्या लिख दूं मैं? एंगल 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो ये लिख देता हूं मैं एंगल 2, और यहाँ पे ऑलरेडी एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल पी ए सी किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम्स एंगल 2 के। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ऐसे ही देखो एंगल आर सी ए, एंगल आर सी ए किसके इक्वल है? एंगल 7 प्लस एंगल 8 के। ठीक है, सो यहां पे लिख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं एंगल आर सी ए। ठीक है, किसके इक्वल है? एंगल 7 प्लस एंगल 8 के इक्वल है। यहां तक चीज समझ में आ रही है अच्छे से? अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या चाहिए? एंगल मुझे 7 से मतलब है, तो मैं एंगल ए को हटा दूं, एंगल 7 से मैं काम लेता हूं। ठीक है, तो एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? क्योंकि सी डी क्या है? बाइसेक्टर है। सी डी इज बाइसेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ताकि पूरे एक ही बार में बोर्ड पर आ जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर एंगल 8 की जगह क्या लिख देता हूं? क्या लिख देता हूं मैं? एंगल 7 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे एंगल 7 से काम है। ठीक है, सो देखो एंगल 7 और यहां पर भी एंगल 7 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एंगल बनाना है, इसको अंडर रूट क्यों बना दिया? ठीक है, सो 2 टाइम्स एंगल 7 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो पी ए सी है, पी ए सी और आर सी ए है, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखो एंगल पी ए सी इक्वल है किसके? एंगल आर सी ए के। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ये दोनों क्यों इक्वल है? भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां तक चीज इक्वल समझ में आ रही है अच्छे से? देखो पी ए सी की जगह क्या लिखा जा सकता है? पी ए सी की जगह क्या लिखा जा सकता है? 2 एंगल 2। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है? 2 एंगल 2। आर सी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है? आर सी ए कहां पर? ये रहा, आर सी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है? 2 एंगल 7। तो 2 एंगल 7, देखो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका यहां से? एंगल 2 इक्वल है एंगल 7 के। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि एंगल 2 इक्वल है किसके? एंगल 7 के। एंगल 2 और एंगल 7 क्या आ गया? इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं ये लाइन बनाऊं बी ए, तो जैसे मैं यहां पे बना देता हूं छोटी सी लाइन बी ए, एक लाइन है बी ए, एक दूसरी लाइन निकल रही है ये सी डी, ये निकल रही सी डी एक लाइन, एक ये लाइन निकल रही है सी ए, दोनों मिल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया? अभी अंदर वाली लाइन बना दी है। अब देखो ये दोनों लाइंस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, एंगल 2 और एंगल 7 ये इक्वल आ गया। ऐसा कब होता है? ये वाला एंगल जब इक्वल आ जाता है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? और अगर किसी दो लाइन और एक उनकी जब ट्रांसफर करती है वो लाइन, जब भी कोई दो लाइन सीधी निकलती है और उसको एक लाइन ट्रांसफर करती है और वहां पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों की दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है ना?
ट्रांसवर्स तो कर ही रही है, ये ट्रांसवर्स है, लेकिन क्या ए बी और क्या सी डी पैरेलल है, ये पता करने का तरीका क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल चेक कर लो कि वो इक्वल है या फिर नहीं है। यानी कि कोई सी भी जो साइड्स है, कोई सी भी जो प्रॉपर्टी है, एक दो पैरेलल लाइंस और उनकी ट्रांसवर्सल वाली कोई सी भी जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी एक फॉलो करेगी यहाँ पर, तो वो क्या है, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, हैंस जो लाइन है ए बी वो पैरेलल होगी किसके, लाइन सी डी के। ठीक है, लाइन ए बी और सी डी दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से ये दोनों तो पैरेलल प्रूफ हो गई, ए बी और सी डी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमें इस पूरे के पूरे फिगर को क्या प्रूफ करना है, एक रेक्टेंगल। अब ये वाला एंगल ले लो, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो यहां पे देखते हैं एंगल एस ए एस ए सी। ध्यान से देखना कौन कौन से एंगल लिए जा रहे हैं। ठीक है, एस ए सी किसके इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 3 के। सो एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब देखो एंगल 4 और 3 क्या दोनों इक्वल है, यस, क्योंकि एडी क्या है, बाइसेक्टर, ये चीज गिवन है। सो एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, क्यों है, एडी इज बाइसेक्टर। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। क्या हमें एंगल 4 की जरूरत है, नहीं, हमें अंदर वाले की जरूरत है, यानी कि एंगल 3 की। तो आप एंगल 3 को मान लो, यहाँ पे एंगल 4 को हटा दो। ठीक है, सो एस ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये एंगल 3 लिखोगे आप 4 की जगह, सो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3। यहां तक चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो ये कौन सा एंगल है, क्यू सी ए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्यू सी ए। क्यू सी ए किसके इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 6 के इक्वल है। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 के इक्वल है। अब देखो एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 6 के। एंगल 5 और एंगल 6 दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि क्या है, बीसी जो है वो क्या है, इसकी बाइसेक्टर है। क्यू सी ए का क्या है, बाइसेक्टर। तो यहां पे लिख देते हैं क्योंकि बीसी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। यहाँ पे आपको एंगल 6 की जरूरत है, 5 को कोई भी काम नहीं है, 5 को हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो एंगल 6 को ले लो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल 6, और एंगल 6 और एंगल 6 दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 2 बार एंगल 6। ठीक है, अब देखो ये एक यहां से मिल गई, एक चीज हमें मिल गई यहां से। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्यू सी ए और एस ए सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है, तो लिख लेते हैं एंगल एस ए सी इक्वल होगा क्यू सी ए के, और ऐसा क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली मेरे को नहीं लगता एक बारी में आ जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बारी में हो जाए इसी पेज पर। ठीक है, सो ये दोनों समझ में आ गया। अब देखो एस सी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, एस सी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 एंगल 3। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 एंगल 3 लिख देते हैं। ठीक है, क्यू सी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू सी ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2 एंगल 6। 2 एंगल 6, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया यहाँ पे, एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 6 के। ठीक है, सो देखो 3 और 6 इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, एक लाइन ये जा रही है एडी, एक लाइन ये जा रही है बीसी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि ये दोनों, आपको नहीं लगता अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं दोनों, कर रहे हैं ये दोनों भी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम बोल सकते हैं दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, hence
AD इक्वल हो जाएगा किसके, AD पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। सो लाइन AD और BC दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की पैरेलल हो जाएंगी। देखो AB और CD को आपने पैरेलल प्रूफ कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने BC और AD को भी पैरेलल प्रूफ कर लिया, यानी कि अपोजिट साइड्स हो गई पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ तक तो चीज आपको समझ में आ गई कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये वाला एंगल ले लो, QCR। ठीक है, ये एक लाइन है QCR, या फिर QR, या फिर M एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स, एक ये वाला एंगल QCA और एक RCA, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर है क्योंकि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल QCA प्लस एंगल RCA दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, और क्यों होंगे वो उसका रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, QCA क्या है, QCA का मतलब क्या है, ये लिख लेते हैं वापस, 2 एंगल 6 है QCA का मतलब। ठीक है, QCA का मतलब क्या है, 2 एंगल 6। और RCA का मतलब क्या है, RCA कहां था हमारा, ये रहा RCA का मतलब क्या है, 2 एंगल 7। ठीक है, सो 2 एंगल 7 दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी, कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, सो 2 ब्रैकेट एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहां पर लेके आप डिवाइड का कर दो अब। ठीक है, तो यहां पर बचेगा एंगल 7 एंगल 6, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2 यहां पर आके क्या कर देगा, देखो 180 को डिवाइड कर देगा, तो ये तो आ जाएगा 90। तो एंगल 6 और एंगल 7 को मिलाकर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। 6 और 7 मिलाकर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये तो प्रूफ हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। ठीक है, तो एक एंगल तो हो गया प्रूफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये 90 आ गया, BCD हमारा 90 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, BAD भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम, क्या आ गया हमारे पास में, सो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री और किसके इक्वल हो जाएगा, BAD के। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, BA, या पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं। हाँ, तो यहां पर देखो BCD किससे इक्वल आ गया है, यहां पे कर लेते हैं। BCD की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अगर BCD 90 आ गया तो मैं बोल रहा हूं कि BAD भी क्या आएगा, 90 आएगा। सो BAD इक्वल होगा किसके, 90 के। ठीक है, और आप एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो कि BAD इक्वल होगा BCD के, और वो इक्वल होगा 90 के। ठीक है, तो इसलिए BAD की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, और क्यों आ गई वो लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। किसी एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। ठीक है, दोनों के दोनों 90 आ गए। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 निकाल रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला 90 क्यों होगा, ध्यान से देखो, मैं ये तो प्रूफ कर चुके हैं, मैं ये तो प्रूफ कर चुका हूं कि AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है, ये प्रूफ कर चुका हूं। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो BC क्या होगी, BC क्या होगी, इनकी ट्रांसवर्सल होगी। BC क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, और ट्रांसवर्सल के एक साइड पर आने वाले दोनों इंटीरियर्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, को इंटीरियर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, AB पैरेलल है किसके, CD के, इसे प्रूफ कर चुके हैं, और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं ताकि आ जाए, इतने में बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा प्लीज, इस क्वेश्चन में मैनेज कर लेना। ठीक है, सो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल BCD और CBA दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री होंगे। सो एंगल BCD
प्लस एंगल सी बी ए का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा वो लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्या थ्योरम क्या होती, मतलब बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि किसी भी एक ट्रांसवर्सल्स के एक तरफ आने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो 180 डिग्री होंगे। सो देखो सी बी ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, सी बी ए, बीसीडी की वैल्यू कितनी थी 90, बीसीडी की वैल्यू कितनी थी 90, 90 को यहां पर ले आओ आप, यहां पे पुट करोगे और यहां पे ले आओ, तो एंगल सी बी ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। 180 में से 90 माइनस होकर क्या आ जाएगा आंसर, 90 आ जाएगा। अब अगर ये भी 90 आ गया तो ये भी 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सी बी ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए डी सी के, ए डी सी के, क्यों हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके, 90 के, ठीक है। और क्यों हो जाएगा, ये वाली सेम चीज लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि चारों के चारों एंगल 90 आ गए। और अगर ऐसा कब होता है, चारों चारों एंगल अगर 90 आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे एज ऑल एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम 90 डिग्री ईच, hence this is a rectangle, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो एज ऑल एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, hence ABCD is a rectangle, ठीक है। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है रेक्टेंगल में क्या यार, हाँ ठीक है, बहुत नीचे झुक के लिखना पड़ रहा है ना, इस वजह से भी कभी कभी स्पेलिंग ध्यान नहीं रहती। हाँ चलो, तो फिर ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टेप थोड़े से याद रख लेना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। मैं चाहता था एक ही बारी में हो जाए, इसलिए बार बार मिटाना ना पड़े, क्योंकि फिर चीजें आपके सामने नहीं रहती ना तो भूल जाते हैं थोड़ी सी चीजें। सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 4 था एक अच्छा एग्जाम्पल है। इससे काफी सारी चीजें समझने को मिलती हैं आपको कि कैसे आपको दिमाग लगाना है, कैसे आपको रास्ता बनाना है एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कहाँ कहाँ से आप प्रॉपर्टी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे, आप मतलब खुद से करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप इस तरीके को ना फॉलो करो, कोई आपका अपना तरीका आ जाए और आप उस तरीके से फॉलो करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सो कोशिश करा करो खुद से सॉल्व करने की। तो ये था एग्जांपल नंबर 4। अभी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल और बचा हुआ है, एग्जांपल नंबर 5, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको और समझते हैं, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं, 5 क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 5 में बोल रखा है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के जो चारों एंगल्स हैं, उन चारों एंगल्स के बाइसेक्टर दिए गए, जैसे पी ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, आर सी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल वो पॉइंट एस जो है वो एंगल डी और एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। फिर जब इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल। चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो क्या बोला गया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको प्रूव करो कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम करेंगे इसको 90 का प्रूफ, यानी कि ये भी 90 प्रूफ करेंगे, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। क्यों करेंगे 90 का प्रूफ, क्योंकि देखो हमें रिलेशनशिप ही एंगल का दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल्स का बाइसेक्टर, तो एंगल से ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, जो P है वो बाइसेक्ट करता है किसको, P बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल B। P जो है वो एंगल A और एंगल B को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अगर P ने एंगल A और एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, ये दो बाइसेक्ट होगा और ये दो बाइसेक्ट होगा, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इक्वल। और देखो
इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लेता हूं, इस एंगल को 3 मान लेता हूं, इस एंगल को 4 मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो एंगल ए और एंगल बी जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां से बाइसेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंगल ए किस किस के इक्वल आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल आ गया, और यहां पर क्या है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, क्योंकि पी ने क्या करा है, इसको बाइसेक्ट करा है। ठीक है, तो यहां से हमें दो चीज देखने को मिलती है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं यहां पर कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, एंगल बी जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम के इक्वल होगा, जहां पर एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, क्या मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, एक पैरेललोग्राम के अंदर दो लगातार आने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो पूरा पूरा एंगल ए और पूरा पूरा एंगल बी दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, सम ऑफ adjacent angles of पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। देखो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, 1+2 का 1+2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, 1+2। एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, 3+4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या प्रूफ करना है, मुझे ये वाला जो पॉइंट है वो 90 प्रूफ करना है, या फिर ये 90 प्रूफ करना है, या फिर ये। ठीक है, 90 प्रूफ करना है। 90 कैसे प्रूफ हो सकता है, मुझे एंगल 2 और एंगल 3 की जरूरत है। अगर मैं एक ट्राइंगल देखूं ए पी बी, तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का सम 2 और 3 आ रहे हैं, ए बी पी ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 और 3, तो 2 और 3 को मैं ले लेता हूं, बाकी 1 और 4 की मुझे जरूरत नहीं है। तो 2 और 3 का सम अगर मैं 90 प्रूफ कर देता हूं, ये 90 प्रूफ कर देता हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और एंगल 2 और 3 अगर मैं 90 प्रूफ कर दूं, सो पी जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखो मेरे को 1 की जरूरत नहीं है, मेरे को 4 की जरूरत नहीं है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2। एंगल 3 की मुझे जरूरत है, एंगल 4 की मुझे जरूरत नहीं है, 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3। ठीक है, ये हो जाएगा देखो 2 एंगल 2, ये हो जाएगा देखो 2 एंगल 3। दो यहां से कॉमन ले लो, दो दोनों में ही है। ठीक है, दो ले लिया मैंने कॉमन, इस दो को यहां पे ले आते हैं नीचे, लेफ्ट हैंड साइड से ले आते हैं राइट हैंड साइड में, डिवाइड का हो जाएगा, तो ये दोनों कितना आ गया, 90। ठीक है, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ठीक है, अगर ये 90 आ गई, तो देखो अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल पी ए बी की, ठीक है, सो इन ट्राइंगल पी ए बी, पी ए बी के अंदर देखो क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल पी है एक, यहाँ पर एक एंगल 2 है, एक एंगल 3 है, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180। 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री। इस 90 को हम यहाँ पर ले चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, तो प्लस का था, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आ गया देखो मेरा 90 डिग्री, ध्यान से देखो, एक आ गया मेरा 90 डिग्री। एज इट इज अगर आप ऊपर वाले एंगल लोगे, तो देखो आर जो है वो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, सी और डी को। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, यहां पर देखो आर बाइसेक्ट एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, सेम यही केस आ रहा है, देखो पी बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल बी, सो आर बाइसेक्ट एंगल सी और डी। तो यहां पर भी आप सेम यही चीज करोगे, तो यहां से आपका
जो एंगल आर है वो कितना आ जाएगा, वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं तीनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूं, और एस बाइसेक्ट एंगल डी और एंगल ए, और क्यू बाइसेक्ट एंगल सी और एंगल बी। सेम पी की तरह ये भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं सेम चीज। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सो सेम बाय सेम रूल, सो बाय सेम रूल एंगल आर, एंगल एस, एंगल क्यू विल बी 90 डिग्री ईच। ठीक है, यानी कि सारे के सारे आप एज इट इज 90 निकाल सकते हो। एक बार आपने सॉल्यूशन दिखा दी, बार बार सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लीगल वे है ये। ठीक है, तो सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, आर एस क्यू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज, सो हम यहां पे बोल देंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS all angles are right angle each, hence PQRS is a rectangle। ठीक है, सो एक अच्छा एग्जांपल था। थोड़ा सा देखने में आपको शुरू में लग रहा होगा कि कैसे होगा। ठीक है, फोर्थ वाले एग्जांपल से ज्यादा इजी है ये। सो स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो थोड़ा सा लेंथी हो गया है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और उन हर एक क्वेश्चन को करने से पहले बहुत ज्यादा समझाना भी पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में क्या होता है, काफी सारी कैलकुलेशन बच्चों को आती है, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट आ जाता है 2-3 लाइन के अंदर, फिर तो पूरे पेज के अंदर क्या चलती रहती है, पूरे बोर्ड पर कैलकुलेशन चलती रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को बार बार समझाना पड़ता है कि ये क्यों लिख रहा हूं, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा तभी आपको काफी दिनों तक याद रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको अभी कुछ 1-2 दिन तक तो वो चीज याद रहेगी। आप बिलीव करो, आप बाद में खुद से करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से एक बार अच्छे से समझ लो। कहीं पर 40 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ चाहे आप मेरी 1 घंटे की वीडियो देख लो, 20 मिनट फालतू दो, लेकिन आपको फिर दोबारा वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ही देखने में आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। सो ये था एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।